दोस्तों आज का जो ये क्लास है कंप्लीटली मैं दोबारा ले रहा हूं क्योंकि पहले जो मैंने क्लास लिया बिल्कुल ही साउंड नहीं था क्योंकि माइक ऑन ही नहीं किया गया था। तो ये एक दुविधा थी, दोबारा मेहनत लग रहा है। तो आज के इस क्लास में एक बार तो सभी का स्वागत है पुनः से करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। और आज के इस क्लास में 28 अगस्त 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन होगा। आगामी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। तो पूरे क्लास को ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले क्लास में एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को किस ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के सतह पर साउथ पोल में दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग किया था। 14 जुलाई को यह लॉन्च हुआ था, 23 अगस्त को यह लैंड किया और इस उपलब्धि को लेकर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जिस स्थान पर लैंड किया था, इस चीज को याद रखिए कि 23 अगस्त के पश्चात 26 तारीख को नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। तो उस स्थान को जहां पर यह लैंड किया था लैंडर, शिव शक्ति पॉइंट कहकर संबोधित किया गया। और 23 अगस्त को जब ये चीजें हुई तो इस ऐतिहासिक सफलता को या फिर इसकी स्मृति में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। 2024 में पहली बार मनाया गया, 25 में दूसरी बार और इस साल 2026 में यह तीसरी बार है जब यह राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। इन चीजों को याद रखिएगा, अमूमन यहां से सवाल बन सकते हैं। अच्छा, मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ा हुआ है, 14 जुलाई को लॉन्च हुआ। आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं किस रॉकेट के माध्यम से, तो रॉकेट का नाम LV-M3M4 रॉकेट और उस समय इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ थे। प्रोजेक्ट 3 के जो डायरेक्टर थे पी वीरा मुथुवेल, इस समय इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायणन। इन चीजों को याद रखिए, सवाल यहां से बन सकते हैं। अच्छा, अभी तक आप लोग अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर BM ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस रक्षाबंधन एप्लीकेशन पे तमाम कोर्स में आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। बस आपको क्या करना है, किसी भी कोर्स जो आपको परचेज करना है उसमें जाइए, परचेज करते समय ये कूपन कोड राखी का इस्तेमाल कीजिए। तमाम कोर्स और टेस्ट सीरीज में 30 अगस्त तक ये ऑफर वैलिड होगा। आप देख सकते हैं, जैसे आपको BPSC वाला कोर्स लेना है, इसमें हालांकि करंट अफेयर्स का ये जो विजेता बैच है ये भी इंक्लूडेड है, लेकिन केवल करंट का चाहिए तो इसे ले लीजिएगा। प्रीलिम्स और मेंस को लेकर ये करंट अफेयर्स का डेडिकेटेड बैच है। तो ये सभी कोर्स और टेस्ट सीरीज में और भी इसके अतिरिक्त बहुत सारे हैं जिसमें आप इस कूपन कोड के साथ 50% का डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं 30 तारीख तक। तो अभी जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसे ज्वाइन कर लीजिए। आइए पहले सवाल पर आते हैं कि बिहार सरकार द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 24/7 निशुल्क डिजिटल शिक्षण एवं व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 24 अगस्त 2026 को किस ऐप का शुभारंभ किया गया। सम्राट चौधरी द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है। राइट आंसर यहां पर है बिहार विद्या साथी। दोस्तों, कोरोना के बाद जो ये समय है, जो ये दौर है, डिजिटल शिक्षा ऑनलाइन लर्निंग जो है वो अपने एक प्रकार से कह सकते हैं एकदम विकास पर है, तेजी पर है। ये बड़ी तेजी से लागू हुआ है और इसी दिशा में ये डिजिटल शिक्षण को लेकर इस ऐप का शुभारंभ किया गया। मुख्यतः आप ये ध्यान रखिए कि बिहार में जो कुल 38 जिले हैं जहां पर 700 मॉडल विद्यालय शुरू किया गया है, जिसे सरस्वती विद्या निकेतन नाम दिया गया है। ये चीजें हमने यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए। और यहीं पर इस पहल को शुरू किया गया है जहां लगभग 3 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा और इसके लिए सरकार ने लगभग 75,000 शिक्षकों को तैनात किया है जो 24/7 उपलब्ध रहेंगे। मतलब सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे। मतलब यहां पर ये चीजें ध्यान रखिए। और AI आधारित टूल्स भी शामिल किया गया है कॉन्सेप्ट लर्निंग और अभ्यास में सहायता के लिए, ताकि बेहतर से बेहतर परिणाम विद्यार्थियों को मिल सके, है ना। इन चीजों को यहां ध्यान रखिए। और वही सारी चीजें यहां पर हमने मेंशन किया है। मेनली ये जो पहल है ये 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखेंगे ये JEE और नीट की तैयारी में भी यहां पर इस पहल से सहायता मिलेगी। और मुख्यतः बात यहां पर यह है कि ये सारी चीजें एकदम निःशुल्क होगी, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं देनी है। अब एक चीज ये ध्यान रखिए, इस तस्वीर को जरा गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा। यहां साइड में आप जिस शख्स को देख रहे हैं यह मिथिलेश तिवारी, वर्तमान में बिहार के ये शिक्षा मंत्री हैं।
7 मई 2026 को नई मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ, ये नए शिक्षा मंत्री बने हैं। अब 35 मंत्री नए मंत्रिमंडल में शामिल हैं। इस समय बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं और इसके अतिरिक्त जो प्रमुख विभाग हैं जैसे गृह मंत्रालय, उद्योग व खेल मंत्रालय, ये सभी आप लोग ध्यान रखिए। अमूमन यहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, ये प्रबल संभावना बनती है ना। इन चीजों को आपको याद रखना ही चाहिए हर हाल में। सपोज आपसे ये पूछा जाता है कि वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री कौन है या फिर बिहार के खेल मंत्री कौन है, तो दोनों एक ही हैं, वो है श्रेयसी सिंह, जमुई से बीजेपी विधायक, है ना। ये तीरंदाज भी रह चुकी हैं। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। तो अब ये दूसरा प्रश्न यहां पर देख रहे हैं कि अगस्त 2026 में यानी कि हाल ही में बिहार के मधुबनी में 108 मीटर लंबे कैनवास पर संपूर्ण रामचरितमानस की गाथा को किस पारंपरिक चित्रकला शैली में उकेर कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, इसका प्रमाण पत्र भी अभी हाल ही में सौंपा गया। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिए, 108 मीटर लंबा कैनवास। अच्छा, कैनवास समझ रहे हैं, मतलब किसी भी चित्र आदि को जिस पर उकेरा जाता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर पेपर हो सकता है, ये कपड़ा हो सकता है, लेकिन इस वाले केस में 108 मीटर लंबा तो संभवतः कपड़ा ही है। मतलब संभवतः क्या, वास्तव में कपड़े पर यह उकेरा गया है रामचरितमानस को या फिर रामचरितमानस की गाथा को, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हैं। अब यहां यह समझ प्रश्न हमने क्या पूछा है कि किस पारंपरिक चित्रकला शैली में ये उकेरा गया है, तो मधुबनी या फिर मिथिला चित्रकला शैली में। दोस्तों, रामचरितमानस को लेकर अभी हम एक पॉइंट आपको बतलाएंगे। पहले तो ये ध्यान रखिए, मैं पुनः दोहरा दूं, इसके रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास। जरा गौर कीजिए, ये यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर पर यहां अगर हम देखें, इसमें जो शामिल भारतीय दस्तावेज है 2025 में श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया। तो इस रजिस्टर में भारतीय दस्तावेजों की इस नवीनतम डेटा के आधार पर इसकी संख्या 14 है। लेकिन बात तो हम कर रहे थे रामचरितमानस की। ये 10 नंबर वाले पे जरा गौर कीजिए, इसमें 2024 में शामिल हुआ था। और उदाहरण के लिए एक और मैं आपको बतला दूं, 11 नंबर पंचतंत्र, ये 2024 में भी ये भी शामिल हुआ। तो पंचतंत्र के रचनाकार आदि को लेकर ऐसे सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग कमेंट में बतलाइए कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, और कई बार ये प्रश्न बने हैं, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। यह सवाल है अगस्त 2026 में जयपुर राजस्थान में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का जो खिताब जीतने वाली काज्या लीज मेजो है, ये किस राज्य से संबंधित है। देखिए, इस तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ये आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि केरल। अच्छा, केरल का अब नाम है केरलम। अभी हाल ही में इसके नाम परिवर्तन को जो मंजूरी है, अंतिम मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दे दिया गया। अब आते हैं प्रतियोगिता पर। यह प्रतियोगिता अभी हाल ही में जयपुर राजस्थान में आयोजित हुआ, ग्रैंड फिनाले यहीं पर आयोजित हुआ है 23 अगस्त 2026 को। अब यहां पर उनको देख रहे हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, नाम याद रखिए, काज्या लीज मेजो। ये केरल की 19 वर्षीय काज्या लीज मेजो ने जो 52 फाइनलिस्ट थी इस प्रतियोगिता में, उन्हें पराजित करते हुए इस खिताब को अपने नाम किया है मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का। और केरल से इस खिताब को जीतने वाली पहली विजेता के रूप में आप देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह याद रखिएगा कि 75वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का जो आयोजन है 24 नवंबर 2026 को सैन जुआन प्यूर्टो रिको में आयोजित होगा। यहां पर यह भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, है ना। लेकिन वही दूसरी ओर अगर इस प्रतियोगिता की बात हम करते हैं तो इस प्रतियोगिता का जो ग्रैंड फिनाले जयपुर राजस्थान में आयोजित हुआ, निर्णायक मंडल का नेतृत्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन द्वारा किया गया। अब यहां इस लाइन को हमने इसलिए भी लिखा है क्योंकि सुष्मिता सेन वही नाम है, भारत की दृष्टिकोण से मिस यूनिवर्स बनी थी, मतलब पहली मिस यूनिवर्स है भारत की। ये चीजें अभी मैं आपको दिखलाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा गौर कीजिए, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 70वीं से लेकर 74वीं तक की सूची, 75वीं वाली तो नवंबर 2026 में आयोजित होगा, लेकिन जरा पिछले सूची पर नजर डालिए। 2021 में 70वीं की विजेता बनी हरनाज संधू कौर भारत की। 71वीं प्रतियोगिता जब 2022 में आयोजित हुआ, आर बोनी गैब्रियल ने इस खिताब को अपने नाम किया। 72वीं प्रतियोगिता 2023 में सैनिस पालासियोस जो निकारागुआ की है। फिर उसी प्रकार से 2024 में 73वीं की विजेता विक्टोरिया थेलविंग जो कि डेनमार्क की है। और 2025 की 74वीं विजेता अगर हम देखें तो फातिमा बोस फर्नांडिस, जो कहां की, तो मैक्सिको की। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दूसरी स्लाइड में हम देखते हैं कि भारत को मिस यूनिवर्स का खिताब कब कब मिला है। पिछली बार मिला किन्हें, तो हरनाज कौर संधू को
कब? तो 2021 में, है ना, 2021 में ही मिला है 70वीं वाला संस्करण का। ये चीजें हमने मेंशन किया है। तो सबसे पहला विजेता 2000 नहीं बल्कि 1994 में सुष्मिता सेन बनी थी, जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। फिर 2000 ईस्वी में लारा दत्ता, जिन्हें आप यहां देख सकते हैं, और हरनाथ संधू 2021 में इस प्रतियोगिता की विजेता बनी। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि सौंदर्य प्रतियोगिता में जो सबसे बड़ा सम्मान है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, है ना, जो कि अविवाहित महिलाओं की एक प्रतियोगिता है, इसमें भारत को अब तक 3 बार खिताब मिला है। लेकिन वही बात हम करें मिस वर्ल्ड की, तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत 6 बार विजेता बना है, मतलब 6 बार अवार्ड मिला है भारत को। एक और देश है जो कि 6 बार खिताब को अपने नाम किया है, जो कि सर्वाधिक बार है भारत और वेनेजुएला का। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पहली विजेता रीता फारिया, फिर ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, और सबसे रिसेंटली छठी बार 2017 में मानुषी छिल्लर ने इस खिताब को अपने नाम किया। और सभी की तस्वीर को आप यहां पर देख भी सकते हैं। इन चीजों को याद रखिए। चलते हैं अगले सवाल पर। तो ये चौथा सवाल है, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन तूफान द नार्को हंट अभियान शुरू किस राज्य सरकार द्वारा, या फिर अभियान जो है यहां पर देखिए मिस टाइपिंग है, अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, जो इन दिनों काफी खबरों में है। एक्चुअली इसकी शुरुआत जून 2026 में किया गया था, लेकिन यह अभियान पुनः से खबरों में है, ऑपरेशन तूफान द नार्को हंट। पिछले प्रश्न की तरह यहां पर भी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है केरलम। यहां पर आप केरलम कर सकते हैं। मतलब मादक पदार्थ की तस्करी और अवैध कारोबार पर एक प्रकार से प्रतिबंध लगाने की दिशा में ये एक प्रकार का अभियान है केरल सरकार का। तो अब यहां पर पांचवा प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रामीण उद्यम तकनीकी बुलेटिन का नाम क्या है? राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, इसका नाम है संकल्प शक्ति। अच्छा, इसको लेकर तमाम जानकारी आपके बीच हमने रखा है। उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण पर यह केंद्रित होगा। वैसी महिलाएं जो उद्यम स्थापित करना चाहती है, तो यहां इस बुलेटिन के माध्यम से एक्चुअली ये खास करके मासिक ग्रामीण उद्यम तकनीकी बुलेटिन है, इसके माध्यम से जरा गौर कीजिएगा। इसके उद्देश्यों को जब आप देखेंगे तो इससे जुड़ी लखपति दीदियों तथा अन्य ग्रामीण महिलाएं, मतलब उद्यमियों की सफलता की कहानियों, उद्यम विकास, क्षमता निर्माण और तकनीकी जानकारी को साझा करना है। मतलब जो खास करके लखपति दीदी या अन्य ग्रामीण महिलाएं उद्यम में सफल हुई है, उसकी कहानियों को इसके माध्यम से साझा किया जाएगा, ताकि अन्य महिलाएं प्रेरित हो, उनकी एक प्रकार से सफलता की कहानी को बतलाते हुए विकास, क्षमता निर्माण और तकनीकी जानकारी साझा करना इस बुलेटिन के, इससे बुलेटिन बोल लीजिए या फिर एक पत्रिका के रूप में भी इसे देख सकते हैं, तो इसके माध्यम से एक प्रकार से होगा संभव। तो यहां वही सारी जानकारी है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यह बतला दूं, यहां पर आप ये ध्यान रखिए, इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये इसका पूरा नाम है, अभी इस पर हम आएंगे। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान के द्वितीय चरण के शुभारंभ के अवसर पर जारी किया गया है। अभी इस योजना को लेकर हम बात करते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना। अच्छा, शुरुआती दौर में इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं 2011 में शुरू हुआ था। अब यहां यह आपको समझना है कि जून 2011 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, पुनर्गठन हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका नाम था, इस नाम से शुरुआत हुई थी। नवंबर 2015 में इस कार्यक्रम का नाम में यानी कि बदलकर एक शब्द जोड़ा गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इसकी शुरुआत आदि को लेकर चीजों को ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है और जो बुलेटिन जिस नाम से जारी हुआ है वो नाम क्या है, ये चीजें एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तैयार रहिएगा। आते हैं अगले सवाल पर, बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव। बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव, ये एक आत्मकथा है। मतलब यहां सवाल देखिए कि ये जो पुस्तक है किस पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद की आत्मकथा है, जो 10 नवंबर 2026 को रिलीज किया जाएगा। और जो इसकी पब्लिशर है या फिर जो इसे पब्लिश करेगा, अंतरराष्ट्रीय पब्लिशिंग हाउस अल्फ्रेड नॉफ, इसके द्वारा। अब यहां पर देखिए सवाल क्या है, ये किस पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, एक हिंट यहां आपका छुपा हुआ, कांग्रेस अध्यक्ष है, मतलब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष। यहां देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सोनिया गांधी। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है।
अगर महान कुछ हस्तियों की अगर हम आत्मकथा की बात करते हैं तो जरा इस स्लाइड को आप देखने का प्रयास कीजिए। ये कुछ ऐसे यहाँ पर तथ्यों को हमने शामिल किया है, जनरली यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आत्मकथा महात्मा गांधी की है। उसी प्रकार से लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला की। और प्रोमिस्ड लैंड, ये बराक ओबामा की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। अन ऑटोबायोग्राफी, ये जवाहरलाल नेहरू की। और उसी प्रकार से बिल क्लिंटन। अच्छा, एक चीज यहां पर राजेंद्र प्रसाद वाले में देखिएगा, राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम ही है आत्मकथा। फिर मोरारजी देसाई, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वेटिंग फॉर अ वीजा। और सोनिया गांधी का बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव। अच्छा, एक छूट गया था बिल क्लिंटन का, ये माई लाइफ। इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से बनने की प्रबल संभावना है। आइए डुरंड कप 2026 के फाइनल के संदर्भ में या फिर इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। कथन एक देखिए कि ईस्ट बंगाल एफसी यानी कि फुटबॉल क्लब ने मोहन बगान सुपर जायंट को 4-1 से हराकर डुरंड कप 2026 का जो खिताब है वो अपने नाम किया। ये कथन बिल्कुल सत्य है। कथन दो देखिए, इसके साथ ही ईस्ट बंगाल ने अपना 17वां डुरंड कप का खिताब जीता और मोहन बगान के 17 खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी की। अगर हम देखें डुरंड कप जो फुटबॉल से संबंधित एक प्रतियोगिता है, मोहन बगान जो है ये सबसे सफल टीम रही है 17 खिताब के साथ, लेकिन अब ये बराबरी कर लिया है ईस्ट बंगाल टीम ने। तो ये भी कथन यहां सत्य है। एडमंड लाल रिंदिका ने फाइनल में हैट्रिक बनाई और उन्हें गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया। अभी हम खास करके विजेताओं पर आएंगे, चीजों को देखेंगे, लेकिन गोल्डन बॉल का जो यहां पर बात किया गया है इस कथन में, ये बिल्कुल सत्य है। अब देखिएगा डुरंड कप 2026 का जो फाइनल है ये नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला गया। तो बिल्कुल ये असत्य है, केवल 3, 1, 2 और 3 सही है। ये फाइनल मुकाबला साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में हुआ था। देखिए किस विकल्प में 1, 2, 3 है, विकल्प नंबर बी में है। यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब इस प्रतियोगिता को लेकर कब से कब तक, तो 25 जुलाई से 23 अगस्त तक ये भारत के 5 शहरों में आयोजित हुआ। कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, इंफाल और शिलोंग। इसमें एक नाम आपको दिखेगा, रांची। पहली बार डुरंड कप की मेजबानी किया है। ये चीजें यहां हमने इस सीरीज में आपको पढ़ाया हुआ है। फाइनल मुकाबला कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन यानी साल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया और ईस्ट बंगाल एफसी ने मोहन बगान सुपर जायंट को 4-1 से पराजित कर इस खिताब को 17वीं बार अपने नाम किया और ये बराबरी कर लिया। अच्छा, ईस्ट बंगाल ने इससे पहले 22 साल पहले 2004 में अपना पिछला खिताब जीता था, है ना। ये 17 खिताबों की बराबरी किया, वही लाइन यहां पर लिखा गया है। अब जरा प्रमुख पुरस्कार विजेताओं में देखिए। अच्छा, यहां विजेता और उप विजेता आपने देख लिया। अब जरा गौर कीजिए, गोल्डन बॉल का जो पुरस्कार है ये ईस्ट बंगाल टीम के एडमंड लाल रिंदिका को मिला। गोल्डन ग्लव का जो पुरस्कार है ये विशाल कैद को मिला। उसी प्रकार से गोल्डन बूट का जो पुरस्कार है अलाउद्दीन अजा राय को मिला। और ये ध्यान रखिए, सवाल यहां से बन सकते हैं। इसी प्रकार से 2025 में जो इसका 134वां संस्करण आयोजित हुआ था उसको लेकर भी जानकारी हमने आपको दिया था। अगर आप देखेंगे कि डुरंड कप का जो इतिहास है, जो बेसिकली फुटबॉल से संबंधित एक प्रतियोगिता है, बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत 1888 में शिमला, हिमाचल प्रदेश से हुई थी। ब्रिटिश भारत के जो विदेश सचिव थे सर हेनरी मार्टिमर डुरंड, इनके द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। नाम भी इन्हीं के ऊपर मतलब इस प्रतियोगिता का रखा गया। सवाल अमूमन बनते हैं कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो ये चीजें यहां आप लोग ध्यान रखिए। शुरुआत 1888 से हुआ था। छात्र प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शनों के दौरान जो इन दिनों भारत में देखने को मिला है या फिर मिल रहा है, तो यहां देखिए इस दौरान हुई हिंसा तथा पुलिस की जातियों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति का गठन किया है। इस समिति का मतलब इस समिति के बारे में पूछा गया है किनके नेतृत्व में, तो यहां देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में, तो जस्टिस आर सुभाष रेड्डी के नेतृत्व में। अब यहां पर बस इस प्रश्न में इतनी जानकारी आप लोग जानते हैं कि विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, किस मांग को लेकर हो रहा है।
केवल दिल्ली में नहीं, भारत के अन्य क्षेत्रों में भी, पटना में भी हो रहे हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। अब आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली फ्रांस की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? अब यहां पर देखेंगे तो इसका नाम है सोफी एडेनॉट। अब यूरोप की ये दूसरी महिला है, पहली महिला यूरोप की दृष्टिकोण से देखेंगे तो सामंथा क्रिस्टो फोरेटी ये हो जाएगी पहली, यूरोप की दृष्टिकोण से देखेंगे तो। लेकिन यहां हमने फ्रांस की केवल बात किया है, तो ऐसे में ये सोफी एडेनॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तस्वीर में इन्हें आप यहां पर देख सकते हैं, और इनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारी यहां आपको ध्यान में रखना है कि 18 अगस्त को ये रिकॉर्ड बना, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर इन्होंने स्पेस वॉक किया। दरअसल यहाँ कुछ गड़बड़ी आ चुकी थी, जो कि यहाँ वो चीजें हमने मेंशन किया है, इसी के सुधार को लेकर उन्हें बाहर आना पड़ा। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर कल मैंने आपको बोला था कि 2035 तक 5 मॉड्यूल के तहत भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, और भारत का अंतरिक्ष स्टेशन BAS नाम से जाना जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, है ना। ये चीजें बहुत अच्छे से कल हमने आपके समक्ष डिस्क्राइब किया था। आइए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए देश भर से कुल कितने शिक्षकों का चयन किया गया है, जिनमें कितने पुरुष और कितनी महिला शिक्षक शामिल है? अच्छा, बिहार को लेकर ऐसी कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। कुल 48 में से 2 पुरस्कार बिहार को मिलेगा, वो 2 महिला शिक्षिका शामिल है। अभी यहाँ पे देखिए, जो सवाल पूछा गया उस अकॉर्डिंग पूरे भारत से 48 शिक्षक का चयन हुआ है। ये 2 विकल्प में है, बाकी सभी विकल्प गलत हो जाएगा। अब इन 2 विकल्पों में से देखेंगे 26 पुरुष हैं, तो 26 पुरुष इसमें है और 22 महिलाएं, तो ये विकल्प नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। और वो सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो यहां आपके बीच हमने रखा है। इन 48 में से बिहार की जो 2 महिला शिक्षिका शामिल है, पुष्पा प्रसाद और खुशबू कुमारी, आप इन्हें यहां दोनों को तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इस तरह की जानकारी एक शॉर्ट फॉर्मेट में रील के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, चूंकि आजकल रील्स का जमाना है, शॉर्ट वीडियो कुछ पोस्ट के माध्यम से चीजें देखना लोग पसंद करते हैं। इसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिए। जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर इन चीजों से आपको अपडेट रखा जाता है। उदाहरण के लिए, जब कभी आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, आप मन करता है कि थोड़ा इंस्टाग्राम चला लें, तो वहां पर जब इस तरह के पोस्ट आपको दिखेंगे तो थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। आप जरूर उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लेते हैं तो आपके दिमाग पर क्लिक करेगा, अच्छा ये एक सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए, नेशनल टीचर्स अवार्ड में 2026 की तो बात हमने किया, 2025 को भी देख लीजिए। 2025 में बिहार के इन 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है ना। इन चीजों को याद रखिए, शिक्षक दिवस के अवसर पर यह सम्मान दिया जाता है। अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किस वरिष्ठ अधिवक्ता को चुना गया है? उन्होंने 18 अगस्त 2026 को हुए चुनाव में कितने वोट प्राप्त किए और उन्होंने किनके स्थान पर पदभार ग्रहण किया है? अच्छा, इनका जो नाम है प्रदीप राय है, विकल्प नंबर ए में है। 822 वोट इन्हें मिला और विकास सिंह का इन्होंने स्थान लिया। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा। भारत की संस्कृति विविधता को प्रदर्शित करने और भारत रशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं मैत्री को बढ़ावा देने के लिए 20 से 23 अगस्त 2026 तक 4 दिवसीय इंडिया डे फेस्टिवल का जो आयोजन है, ये कहां पर किया गया? इसका राइट जो आंसर होगा ये है विकल्प नंबर यहां पर बी, यानी कि मॉस्को में किया गया। मॉस्को रशिया में किया गया। विकल्प नंबर बी यहां इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आज का ये सेशन समाप्त होता, चलते हैं सीधे आज के सवाल पर। लेकिन उससे पहले जो ऑफर को लेकर मैंने आपको जानकारी दिया था, ये इन दिनों रक्षाबंधन को लेकर ऑफर है, 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये राखी कूपन कोड बस इस प्रकार से इस्तेमाल कीजिएगा, आप तमाम कोर्स में बेनिफिट का लाभ ले पाएंगे। ये रहा आज की क्लास का सवाल, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।